28 मार्च 2026 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही यह देश का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया। साथ साथ आपको यह भी बता दें कि अभी इसके केवल पहले फेज का उद्घाटन हुआ है। अगर इसके 5 फेज संचालित होंगे तो ये भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। साथ साथ आपको यह भी बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होने का गौरव भी इसको हासिल होगा। अभी इसके पहले फेज का संचालन शुरू हुआ है और इसमें लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता है कि उनको ये विमानन की सुविधा प्रदान करेगा। तो आइए जानते हैं कि इसकी और क्या क्या खूबी होती है। साथ साथ ये भी समझते हैं कि ये सबसे बड़ा एशिया का अगर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा तो आखिर ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होते क्या हैं और ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट से ये कैसे अलग होते हैं, दोनों को समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर के आलोक में बात करते हैं। इसका उद्घाटन किया गया तो तिथि 28 मार्च को उद्घाटन किया गया। काफी लंबे समय से यह प्रतीक्षित था। 2001 से ही इसके लिए पहल शुरू हो गई थी। अब देखिए ये जो उद्घाटन हुआ है, कहां पर उद्घाटन हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जो जिला है वहीं पर नोएडा में जो जेवर एयरपोर्ट है, जिसको कि गौतम बुद्ध नगर कहते हैं, अब जेवर उस जगह का नाम है उस जहां पर यह स्थित है और जेवर में ही ये एयरपोर्ट है और इसका नाम क्या है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है। अब ये देखिए अभी इसका केवल पहला फेज शुरू हुआ है और ये 5 फेज का है। तो जब 5 फेज हो जाएंगे तो ये कहा जा रहा है कि ये भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी एक फेज के संचालन के साथ ही ये देश के 5वें नंबर पर आ गया है। अब यहां पर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिर इस एयरपोर्ट की इतनी अहमियत, इतनी बातचीत, इतनी चर्चा क्यों हो रही है। देखिए इसका अहमियत इसलिए है क्योंकि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो दिल्ली में स्थित है, तो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अभी स्थिति यह है कि और ज्यादा अगर वायु परिवहन की आवश्यकता पड़ रही है तो उस पर लोड बहुत ज्यादा है और इस लोड को संभालने के लिए चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यहां पर वायु परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा ताजमहल जो आगरा में स्थित है या आसपास के जो पर्यटन स्थल हैं वहां के टूरिज्म पर भी अगर हम उसको और ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिहाज से भी अगर आप देखें, वैश्विक पर्यटन के लिहाज से भी देखें, तो यहाँ पर हमको विमानन की सुविधा बेहतर करनी होगी। अब इसके लिए उस लोड को कम करने के लिए इसकी आवश्यकता बहुत महसूस की जा रही थी, इसलिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा दिल्ली है उसके एनसीआर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाते हुए अब उसी के साथ मिलकर ये काम भी करेगा, यानी इंटीग्रेटेड रूप से ये आईजीआई हवाई अड्डे के साथ इसका समन्वय होगा। एकीकृत विमानन प्रणाली का एक उदाहरण भी ये प्रस्तुत करता है। कहाँ स्थित है, तो गौतम बुद्ध नगर में ये एयरपोर्ट स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब कुछ अन्य पहलुओं पर जानते हैं। देखिए इसका बुनियादी ढांचा और मॉडल की अगर बात करें तो इसको कौन देख रहा था, इस प्रोजेक्ट का पूरा क्रियान्वयन कौन कर रहा था, तो देखिए स्विट्जरलैंड की कंपनी से थोड़ा सा इसमें सहायता मिली है। तो ध्यान रखिएगा ये यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राधिकरण लिमिटेड जो कि ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की एक सहायक कंपनी है और उसके साथ मिलकर साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन के बाद इसको यहां पर देखा गया है कि ये इसको क्या कर रहे थे, इसको प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन कर रहे थे। यात्री क्षमता की बात करें तो पहले फेज के संचालन के बाद जो यात्री क्षमता है वो कितनी है, तो 1.2 करोड़ है। लेकिन कुल इसका जब फाइनल फेज होगा तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 1.2 अभी है, फाइनल होने के बाद 7 करोड़ तक हो जाएगी। तो याद रखिएगा इसकी क्षमता 7 करोड़ तक होने की संभावना है जब इसके संपूर्ण फेज जो है 5 फेज कंप्लीट हो जाएंगे। साथ साथ आपको और ध्यान रखना है कि यहाँ पर कार्गो और लॉजिस्टिक्स की भी सुविधा है, यानी एकीकृत लॉजिस्टिक जोन होगा जिसकी प्रारंभिक क्षमता 2.5 लाख मीट्रिक टन है और अधिकतम क्षमता 18 लाख मीट्रिक टन है। यानी कि यहाँ पर सामान और लॉजिस्टिक्स को लेकर भी इस एयरपोर्ट का, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का अपना इंपॉर्टेंस होने वाला है। इसका जो डेवलपमेंट किया गया है वो पीपीपी मॉडल पर किया गया है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उस मॉडल पर किया गया है और इसमें 11,200 करोड़ रुपए जो है निवेश भी हुआ है और इसका जो रनवे बनाया गया है उस रनवे की लंबाई 3900 मीटर यानी कि 3.9 किलोमीटर है। साथ साथ इसको जिस मॉडल पर डेवलप किया गया है तो वहां ये ध्यान रखा गया है कि यहां पर प्रदूषण न हो, क्योंकि ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है अभी अगले चरण में हम आपको उसको भी बताते हैं। तो इसमें शुरुआत से ही इसके डिजाइनिंग में ये ध्यान रखा गया है कि शून्य उत्सर्जन कार्बन का हो और साथ साथ जो ऊर्जा कुशल यहाँ पर टेक्निक है उसका यहाँ पर समायोजन किया जाए। तो वो करके इसका डेवलपमेंट भी किया जा रहा है, पहले फेज का जो कि पूरा हो चुका है। अब इसी के साथ ये उत्तर प्रदेश को एक और अचीवमेंट मिल गया। क्या अचीवमेंट मिल गया कि उत्तर प्रदेश अब एकमात्र ऐसा राज्य हो गया है जिसके पास 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इससे पहले 4 और कौन कौन से थे, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले अगर आप देखेंगे तो अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसके अलावा कुशीनगर में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, साथ साथ आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, साथ साथ
वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले से मौजूद था। अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नोएडा में बनने के बाद इसकी संख्या कितनी हो जा रही है, तो 5 हो जा रही है। तो उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। साथ साथ यहाँ पर रखरखाव और संचालन की बात करें तो 40 एकड़ की एमआरओ सुविधा भी है। एमआरओ सुविधा क्या होती है, तो एमआरओ का मतलब होता है एम फॉर मेंटेनेंस, आर फॉर रिपेयर और ओ फॉर ओवरहॉल। यानी कि यहाँ पर जो विमान होंगे उनका संचालन निर्बाध गति से चलता रहे, इसलिए यहाँ पर एमआरओ की फैसिलिटी भी है, यानी कि उनको मेंटेन भी किया जाएगा, रिपेयर भी किया जाएगा, ओवरऑलिंग भी की जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे रोडवेज बसों में आप देखते हैं जो डिपो होता है, तो डिपो में वहां पर एक तरफ यात्रियों के लिए बसें होती है, एक तरफ डिपो में उनकी मेंटेनेंस भी होती रहती है ताकि यात्रियों को सुविधा मिलती रहे लगातार। तो इसी तरह से विमानों में भी उनकी उड़ान में किसी तरह की बाधा ना आए, इसलिए यहाँ पर एमआरओ की सुविधा भी 40 एकड़ में यहाँ पर बनाई गई है। तो ये काफी बड़ा एरिया है और इस एरिया में ये जब इसके सभी फेज कंप्लीट होंगे तो ये बहुत बड़ा इसका एक अचीवमेंट के तौर पर भी ये देखा जाएगा। साथ साथ आपको बता दें कि ये भारत में अभी जब बात हो रही है तो 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की बात हो रही है, जिसमें कि 12 पहले से संचालित हैं। अब ये भी संचालित हो गया तो 13वां ग्रीनफील्ड हो गया। लेकिन जब ये पूरा हो जाएगा तो एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होने का इसके बारे में जो तथ्य निकल कर आ रहा है वो इसको कहा जा रहा है। अब यहां पर सवाल उठता है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होते क्या हैं और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट से कैसे अलग होते हैं। तो देखिए, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात की जाएगी तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी 2008 के द्वारा ये रेगुलेट होते हैं। और इसमें होता क्या है, तो इसमें पहले से अविकसित कोई जमीन होगी जहां पर कोई निर्माण नहीं है, वो बेकार पड़ी हुई अगर जमीन है या उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, उस जगह पर बिल्कुल नए सिरे से बनाए जाने वाले एयरपोर्ट को कहते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। यानी कि अगर कोई खेत है, कोई मैदान है, कोई चारागाह है जो कि पुरानी वहां पर किसी भी तरह का कोई स्ट्रक्चर बना नहीं है, बिल्कुल नए सिरे से जीरो से शुरुआत की जाती है, तो वहां पर जो एयरपोर्ट डेवलप होगा उसको कहेंगे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है कि एक तो जिस जगह पर यह बनता है, तो एयरपोर्ट कोई छोटी संरचना तो है नहीं, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि वहां से जुड़ी हुई कई चीजें होती हैं। जिस जगह पर, जहां पर मान लीजिए जिस जगह पर जेवर में यह बनाया गया है, तो उसके आसपास अब क्या होगा, उसके आसपास होटल्स बनेंगे, उसके आसपास शॉपिंग के लिए चीजें बनेंगी, उसके आसपास रोड्स का जाल बिछेगा, इसके अलावा वहां पर पार्क्स बनेंगे और भी बहुत सारे ऐसी बुनियादी ढांचे का वहां पर निर्माण किया जाएगा कि लोगों को, यात्रियों को, पर्यटकों को असुविधा ना हो। अब इससे क्या होगा कि उस क्षेत्र का, जिस रीजन में बनाया जाता है, वहां का आर्थिक विकास होता है, साथ साथ पर्यटन बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। तो उस पूरे विशेष एरिया की अगर बात करें तो उस रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। साथ साथ अगर आप देखें तो इसका पर्यावरणीय लाभ क्या है, शुरुआती तौर पर जरूर आपको लगेगा कि खेत पर बना दिया गया या चारागाह पर बना दिया गया तो पर्यावरणीय हानि हो रही है, लेकिन ऐसा निर्माण जब भी होता है तो उसमें ऐसी तकनीकी का मौजूदा समय में ध्यान रखा जाता है कि लॉन्ग टर्म में पर्यावरण को हानि न हो। इसलिए अगर पर्यावरण अनुकूल उपायों के साथ ऐसे निर्माण किए जाते हैं तो वो हरित ऊर्जा, या हम कह सकते हैं जो टिकाऊ निर्माण होते हैं, अगर इसको किया जाता है तो लॉन्ग टर्म में ये उस हानि को भी कम करते हैं। और साथ साथ आपको बता दें कि अब दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो परिभाषा में अंतर देख लीजिए कि जो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा होता है वो पूरी तरह से अविकसित भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से इसका निर्माण किया जाता है, जबकि ब्राउनफील्ड क्या होता है, पहले उपयोग की गई कोई भूमि है तो वहीं पर बना दिया जाता है, यानी कि पहले से कोई स्ट्रक्चर है उसका भी विस्तार हो गया तो उसको ब्राउनफील्ड कहेंगे। अब यहाँ पर पूर्व में अनुपयोगी भूमि होती है, यहाँ पर पूर्व में विकसित भूमि होती है ब्राउनफील्ड में। इसका निर्माण जो है ग्रीनफील्ड का पूरी तरह से नया निर्माण होता है, जबकि ब्राउनफील्ड में मौजूदा सुविधाओं का ही उसको विस्तार किया जाता है, उसको और ज्यादा प्रसार उसका किया जाता है। डिजाइन की बात करें तो डिजाइन में ये फ्लेक्सिबल ज्यादा होता है। फ्लेक्सिबल इसलिए होता है कि जब कोई भी निर्माण, आप मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, एक नया घर आपको बनाना है, बिल्कुल जीरो से शुरू करना है, तो उसमें आप स्वतंत्र हैं, चाहे जैसा चाहे, जिस तरीके की डिजाइन चाहे, जिस तरीके जहां पर अपना आप स्ट्रक्चर बनाना चाहे बना सकते हैं। लेकिन पहले से कोई चीज बनी हुई है तो उसमें आपका एक बाउंडेशन होता है, क्योंकि बगल में अगर एक घर और बना हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर अगर सटी दीवार है तो आप खिड़की नहीं खोल सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, यानी कि ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट होता है उसमें आपको डिजाइन को लेकर, आपको रनवे बनाने को लेकर, रनवे की लंबाई को लेकर आपको फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर रनवे एक बार बन गया है, आसपास बाकी निर्माण हो गए हैं, तो आप उसका विस्तार बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर डिजाइन में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें तो शुरुआत से आधुनिक पर्यावरणीय मानकों को शामिल करने का इसमें अवसर होता है। अब यहाँ पर शुरुआत से तो नहीं होता है, लेकिन इसमें मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करना शामिल हो सकता है। इसमें मौजूदा बुनियादी ढांचे की कमी के कारण
योजना बनाना थोड़ा सा जटिल हो जाता है। अब देखिए यहां पर बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि बिल्कुल नई जगह पर बिल्कुल शुरुआत से जब कोई एयरपोर्ट बनाया जाता है तो उसको कहते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, और मौजूदा संरचना को ही जब एक्सपेंड किया जाता है, मौजूदा एयरपोर्ट कोई है उसको और प्रसार करेंगे, पूर्ण विकसित करने की कोशिश करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, उसको ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट के तौर पर जाना जाता है। तो यहां पर शुरू से जीरो से शुरू करके सारे स्ट्रक्चर को बनाना, चाहे रनवे हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, चाहे आपकी कोई भी चीज हो, तो उसको कहेंगे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अब इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण नवी मुंबई महाराष्ट्र में जब एयरपोर्ट जो बना है वो किसका उदाहरण है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उदाहरण है। और इसका उदाहरण क्या है, ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का, तो आप देखेंगे कि जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको देख लें, या छत्रपति शिवाजी महाराज जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई का उसको देख लें, ये क्या है, ये ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट के एग्जाम्पल है। तो दोनों में जो बेसिक अंतर है वो आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन फ्यूचर अगर आप आते हैं ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने तो आप यहाँ पर जो फीस आप देते हैं वो वहां पर एडजस्ट कर दी जाती है। तो एक तरह से ये फीस आपके लिए यहाँ पर दोहरा लाभ देखने को मिलता है। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। एयरपोर्ट की एमआरओ सुविधा का क्या अर्थ होता है? विकल्प आपके सामने है, मॉडर्न रनवे ऑपरेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल, मैनेजमेंट ऑफ रनवे ऑपरेशंस, या मॉनिटरिंग रडार ऑफिस। तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप देंगे, हमें ये यकीन है। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमसे आप जुड़ सके, हमारी सारी अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। टेलीग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हम वहां भी उपलब्ध हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।